हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 को समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशेंट और मिडिवल की सेशन खत्म हो एंशेंट और मिडिवल की सीरीज में कवर करा चुका हूं और मॉडर्न और कल्चर की सीरीज अभी हमारी चल रही है, तो मेक श्योर सभी सेशंस को देखें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं आप। ऑलराइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री और स्पेशल क्लासेस, जिसमें मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कराई, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई, फिर कुछ सेशंस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के, और अब मैं एंशिएंट से शुरू करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज, कहां पर स्पेशल क्लासेस में। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें और टेलीग्राम चैनल से लिंक जो है वो स्पेशल क्लासेस के जरूर लें, ताकि आप मेरी ऑप्शनल की सीरीज के साथ जुड़ सकें। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा। राइट। और अगर आप अपने घर बैठे यूपीएससी सीएससी के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज्यादा फीचर मिलते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन लें, ताकि उस पर आपको बेटर डील्स और बेटर ऑफर मिले। आगे समझाऊंगा कैसे। ठीक है। प्लस से बेटर फीचर्स है आइकॉनिक में, क्योंकि उसमें पर्सनल गाइडेंस, आपको पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट एनालिसिस की जाती है आपके, राइट, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। उसके अलावा 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। ठीक है। और ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, लेकिन कॉम्बो ऑफर्स लेने में आपका ज्यादा फायदा है। किताब सीरीज जो है वो अनअकैडमी ने शुरू किया है 17 जुलाई से। हर वीक जो है वो 2 बुक्स कवर कराई जाएंगी, यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड होंगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं वो आपको इन किताबों को समझाएंगे। उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल पर कॉम्बो ऑफर, जैसे कि मैंने कहा, राइट। सो अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो जीएस प्लस ऑप्शनल के कोर्सेज आपको मिलते हैं 25% प्लस 10% डिस्काउंट में, लेकिन साथ ही में मिलती है आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 15,000, फ्री मिलती है 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है। उसके अलावा आपको जीएस की टेस्ट सीरीज मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस है। देखिए, ये जीएस प्लस ऑप्शनल की डिस्काउंटेड प्राइस है। 1 साल का 57,500, 2 साल का 83,100, 3 साल का 1,01,010 रुपीज। सिमिलरली आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, आइकॉनिक में फीचर ज्यादा है, प्राइस थोड़े से ज्यादा है। 1 ईयर के 76,500, 2 साल का 1,17,750, 3 साल का 1,55,750। सो ये बहुत बेहतरीन डील्स हैं आपके लिए, क्योंकि जीएस प्लस ऑप्शनल पर मैंने आपको बोला ना, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है आपको। तो 21 जुलाई से पहले पहले डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 1 अगस्त के बाद जो है वो प्राइस हाइक हो जाएगा, राइट। सो 57.5 के में आपको जीएस प्लस ऑप्शनल मिल रहा है। देखिए, इसमें आपको जीएस के कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल के कोर्स मिलेंगे, जीएस का स्टडी मटेरियल, ऑप्शनल जीएस और ऑप्शनल का स्टडी मटेरियल, जीएस और ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को, ताकि प्राइस बढ़ने से पहले पहले आपके पास अच्छी डील हो, क्योंकि 1 अगस्त के बाद जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा अनअकैडमी का प्रॉमिस आपको मिलता है, अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर 2 साल का लें और 2 साल में अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स तक क्रैक ना कर सकें, तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ से। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें 2 साल का प्लान। 2 साल के रेट्स देखिए, ये लिखे हैं यहाँ पर, 2 साल के जीएस प्लस ऑप्शनल, आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, राइट। सो बहुत बेहतरीन, दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइस, ये है डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है। जिसमें आपको जीएस ऑप्शनल के कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी का गारंटीड प्रॉमिस कि अगर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स तक क्रैक ना हो तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन और आपको मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो है ही, आप जानते ही हैं कि 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल की मेंस 2023 तक वैलिड।
ठीक है। टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट पर ईयर, जिसकी अदरवाइज वर्थ 30,000 की है, लेकिन 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन में आपको साथ में मिलेगी। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन की सुविधा अवेलेबल है। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर उस लिंक को टैप करके आप लोन का प्रोसीजर चेकआउट जरूर करें। उसके अलावा 20 बुक्स का स्टडी मटेरियल मैंने आपको कहा, जिसकी अदरवाइज वर्थ 10,000 है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान तो आपको ये साथ में मिलता है। ठीक है। 21 जुलाई से फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सब बैचेस के साथ। और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का, दैट इज रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है मेरी किसी भी वीडियो में मैंने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का यूज किया, तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, एवरी संडे 11 AM 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी दे सकेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेक श्योर यू एनरोल, यूज द कोड चौहान सर हिस्ट्री। राइट, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें चार्टर एक्ट 1833 से कहानी को आगे बढ़ाना है। सो हम कहानी में थे कहां, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ रहे थे। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि 2 फेजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में, फिर ब्रिटिश क्राउन के राज में। यानी कि पहले हमने देखा कि 1773 से 1858 और फिर 1858 से 1947 तक। ठीक है, जिसमें हमने क्या ट्रेंड फॉलो किया था कि 1773 से 1858 तक बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां कम करने की कोशिश कर रही थी विद रेगुलेटिंग एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट, देन द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिश क्वीन ने 1600 में पहला चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दिया था, और फिर हर 20 साल में जो है उसको रिन्यू किया गया है। ठीक है, सो वैसा ही चार्टर 1793, और फिर उस चार्टर को जो है वो हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। ठीक है, तो उसके तहत हमने 1793 और 1813 के चार्टर देखे, और हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट, ठीक है, और जो टेरिटरीज हैं उन पर गवर्न करने का राइट 1793 में 20 साल के लिए दिया, 1813 तक। फिर 1813 में 20 साल के लिए दिया, 1833 तक। अब देखते हैं 1833 के बाद क्या ट्रेडिंग राइट उनके पास रहे, क्या गवर्निंग राइट उनके पास रहे, और क्या क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं ना, 1793 से 1813 तक 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया उनका गवर्निंग राइट। राइट, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जितना भी एरिया एक्वायर किया है वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर किया है, तो वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर उस एरिया को गवर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, किस तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए उसके आसपास एक काउंसिल बिठा दी गई। पहले उस काउंसिल के मेंबर 4 थे, फिर 3 कर दिए गए। ठीक है, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर, फिर कॉर्नवालिस के आने के बाद जो है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी कोवेनेंट सिविल सर्विसेज को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये पिछले टॉपिक में हमने अच्छे से समझा। ठीक है, 1813 के चार्टर में हमने देखा था कि किस तरह ट्रेडिंग राइट्स, क्योंकि फ्री ट्रेड का फेज है, इकोनॉमिक फेजेस हम देखें तो 1813 से 1858 का फेज जो है वो फ्री ट्रेड का फेज है। यानी कि इंडिया का मार्केट जो है वो अन्य यूरोपियन मर्चेंट्स या अन्य इंग्लैंड के मर्चेंट्स के लिए ओपन किया गया बिसाइड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चाइना का ट्रेड, और चाइना के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेड और टी का ट्रेड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रखा। लेकिन अब हम देखते हैं कि 1833 तक आते आते 20 साल बाद जो मर्चेंट्स थे उन्होंने प्रेशर डाला है कि भैया अब ये चाइना के साथ ट्रेड जो है वो हमारे लिए भी खोलो, हम भी कुछ पैसा कमाएं इससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1833 के जो है वो चार्टर एक्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस हैं और उनका क्या क्या इंपैक्ट है। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड समझ रहे हैं ना आप, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा लिए गए एक्शंस। मैंने आपको बताया था अंग्रेजों के द्वारा लिए गए पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो यूज की गई, जिससे इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर में क्या इंपैक्ट पड़ा, बदले में भारतीयों ने क्या रिएक्शन दिया, भारतीयों में से रूलिंग क्लास, पीजेंट्री, ट्राइबल, इंडियन इंटेलिजेंसिया ने क्या रिएक्शन दिया, तो इन सब को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमें ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और जो उन्होंने
समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो किया है वो हम समझ रहे हैं। तो एक्शन को एक बार हम डिटेल में समझ रहे हैं, रिएक्शन हम ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उन एक्शन और रिएक्शन को दोनों को फ्यूज कर दीजिएगा और फिर जो है वो मॉडर्न आपको बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं ये सेशंस दो प्री ओरिएंटेड हैं, लेकिन मैं हमेशा से अपना एजेंडा क्लियर कर चुका हूं कि मेरा एजेंडा है मेंस क्लियर करवाना, नॉट जस्ट प्री क्लियर करवाना। ठीक है, खैर चार्टर एक्ट 1833, पहला पॉइंट देखिएगा, एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द चार्टर इन 1833। सो 1813 में चार्टर आया, उसमें बोला गया कि 20 साल तक ट्रेडिंग राइट्स और गवर्निंग राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब 20 साल बाद 1833 में रिन्यू किया जाना था, तो चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, जिसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहा गया है। सेंट हेलिना एक्ट, वैसे तो इसका एक्चुअल नाम सेंट हेलिना एक्ट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सदर्न अटलांटिक ओशन में सेंट हेलिना नाम का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में लिया, इसलिए सेंट हेलिना एक्ट इसे कहते हैं। ठीक है, और भी प्रोविजंस थे, लेकिन सिंस इसमें द रॉयल चार्टर दैट वाज प्रोवाइडेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रिन्यू किया गया, इसको ज्यादा फेमसली जो है वो जाना गया चार्टर एक्ट के नाम से। ठीक है, द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल एंड मर्चेंट फर्म्स put up demands for freedom of trade to all British industries and merchants and abolition of monopoly of companies trade in opium with China। अब देखिए ओपियम में बहुत कमाई हो रही थी और चाइना को कमजोर करने का काम था। ठीक है, ओपियम वॉर्स में आपको समझाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो चाइना को कमजोर करना था, चाइना को कॉलोनाइज करना था, दैट मीन्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकालकर अन्य यूरोपियन एज वेल एज अन्य ब्रिटिशर जो मर्चेंट्स हैं उनको ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड करने थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना को कॉलोनाइज करने का खेल था। अब चाइना को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कॉलोनाइज ना करे, ठीक है, बाकी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनाइज करे चाइना को, यह प्लान था। इसीलिए चाइना में ट्रेड को ओपन करना था, तो चाइना के साथ जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिया गया था चार्टर एक्ट, या रिटेन रखा गया था चार्टर एक्ट 1813 में, उसको नेगेट कर दिया गया और चाइना के साथ जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो ओपन कर दिए गए। अब अन्य ब्रिटिश मर्चेंट्स भी चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और चाइना के साथ ओपियम का ट्रेड हो रहा था और भी बहुत सारे। ठीक है, पोर्सलेन का ट्रेड, सिल्क का ट्रेड, ओपियम का ट्रेड, आइवरी का, बहुत सारे ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड थे, लेकिन ओपियम से सबसे ज्यादा कमाई थी, इसलिए ओपियम का नाम यहां पर लिखा गया। ठीक है, द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, पहला पॉइंट तो ये, पहला तो मर्चेंट्स की डिमांड थी कि भैया चाइना का ट्रेड हमारे लिए भी खोलो। ठीक है, नेक्स्ट, opposition in parliament demanded the abolition of companies authority on the territories acquired in India and the establishment of British government's direct authority instead। अब देखिए, विग और टोरी दो पार्टीज थी। ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में विग और टोरी दो पार्टीज थी। धीरे धीरे लिबरल पार्टीज भी आना शुरू कर रही थी। ठीक है, लेबर गवर्नमेंट्स बाद में बनेंगी, लेकिन लिबरल पार्टीज जो है वो आना शुरू कर रही थी। ठीक है, तो जो लिबरल पार्टीज थी, जो ओपोजिशन था, वो ये कहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में तोड़ी जाए। ठीक है, और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का सिस्टम सेटअप किया जाए। यह डिमांड 1833 में बड़े लेवल पर उठना शुरू हुई। पहले छुटपुट लेवल पर उठ रही थी कि ब्रिटिश क्राउन खुद हथिया ले। ठीक है, तो मैंने आपको कहा ना ट्रेंड क्या है, 1773 से 1858 का ट्रेंड क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति छीननी है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह शक्ति नहीं छीन सकते, क्योंकि आपको अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। इससे बेहतर यह रहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉड्यूल किया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर ऑपोजिशन क्या कह रहा है कि पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम हटाओ और ब्रिटिश क्राउन का सिस्टम सेटअप करो। लेकिन चार्टर में क्या किया गया, 20 साल के लिए और टेरिटोरियल राइट्स दे दिए गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से 1853 तक इंडिया में जो है वो गवर्नेंस करे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज अपॉइंट हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड द कंपनी ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 20 years एंड अलाउड द कंपनी टू एडमिनिस्टर द टेरिटरीज एक्वायर्ड इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, सो 33 से 53 तक इंक्रीज कर दिया गया, जबकि यहां पर ऑपोजिशन जो है वो जो टोरी है, ठीक है, कई जगहों पर विग ऑपोजिशन में आ जाती, कई बार टोरी ऑपोजिशन में आ जाती, तो जो भी पार्टी ऑपोजिशन में है, ठीक है,
वो कहती है कि ब्रिटिश क्राउन का सिस्टम सेटअप किया जाए, राइट। नाउ अब देखते हैं की प्रोविजंस क्या है चार्टर एक्ट के। दिस एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दिस शोज दैट सेंट्रलाइजेशन अब पीक पर पहुंच रही है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं वो बेसिकली पैन इंडिया लेवल पर फैल गई हैं, क्योंकि 1833 तक आते आते मराठे कंट्रोल में आ गए थे, मैसूर कंट्रोल में आ गया था, बंगाल यानी कि देखिए सदर्न इंडिया, बंगाल कंट्रोल में आ गया, मद्रास कंट्रोल में आ गया, बॉम्बे वाला रीजन कंट्रोल में आ गया। तो आप ये मान के चलिए यानी कि कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, सदर्न सरकार, बंगाल, ये सारी कोस्ट लाइन तो यानी पेनिनसुलर पार्ट तो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, ठीक है। गुजरात कोस्ट लाइन, सूरत, गुजरात, सूरत वाली जो कोस्ट लाइन है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, ठीक है। सिखों के साथ अच्छी ट्रीटी है, राइट। दिल्ली, अवध और क्या बोलते हैं राजपूताना के साथ अच्छी ट्रीटी है। दैट मीन्स मेजॉरिटी जो इंडिया का रीजन है वो अब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। इसलिए वो इस स्थिति में है कि वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल है वो बंगाल का ना होकर अब पूरे इंडिया गवर्नर जनरल, ठीक है। सो इट वाज अ स्टेटमेंट कि ब्रिटिश शासन अब पूरे इंडिया पर है, जबकि था नहीं, मेजॉरिटी हिस्सा भी, क्योंकि राजपूताना पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मालवा, बुंदेलखंड के काफी सारे रीजन अभी कंट्रोल में नहीं थे, है ना, झांसी वगैरह, सतारा, इन सबको जो बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से हड़पा है इन्होंने, राइट। लेकिन अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एज अ स्टेटमेंट पुट किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ टू बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिससे पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी कॉलोनिस्ट बैठे हैं उनको पता चला कि ब्रिटेन ने पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब वर्चुअल कंट्रोल तो उनका था ही, क्योंकि भले ही उन्होंने अपने हाथ में स्टेट्स को ना लिया हो, काफी सारी स्टेट्स को अपने हाथ में ना लिया हो, लेकिन उनकी पॉलिटी को तो कंट्रोल वो कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया कहा जाना अब जो है वो ज्यादा दूर नहीं था, राइट। एंड ऑल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वर सेंट्रलाइज्ड इन हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और सेकंड चीज क्या की गई, अब देखिए मैंने बोला ना सेंट्रलाइजेशन की तरफ उठाया कदम 1773 से, ठीक है। सो 1833 पर आते आते गवर्नर जनरल के हाथ में सेंट्रल अथॉरिटी पूरी तरह आ गई। यानी यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि कंपनी के गवर्नर्स और कंपनी का जो शासन है वो तोड़ दिया ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज कर लिया है। जब उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया तब कहा उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रेवेन्यू भी आ गया, गवर्नर जनरल इंडिया के पास जो है वो सारे मिलिट्री मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी के राइट्स भी आ गए, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, ये सब जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल के हाथ में आ गया, ठीक है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो काफी कमजोर होगी। उसके अलावा बहुत सारी रीजेंसीज भी ओपन कर दी गई थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। It deprived the governors of Madras and Bombay of their legislative powers and Governor General was given the exclusive legislative power of the entire British India। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये खींचतान चलती रहेगी, कभी गवर्नर्स को शक्ति दे दी जाएगी, कभी उनसे छीन ली जाएगी, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट सेट की जा रही है कि इंडिया में ब्रिटिश इंडिया का शासन सेंट्रलाइज हो चुका है सिस्टम। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से उनके लेजिस्लेशन के राइट्स छीन लिए गए। अब वो कानून नहीं बना सकते, अब कानून जो है वो गवर्नर जनरल इन बंगाल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बना पाएगा, क्योंकि काउंसिल मिलकर कानून बनाएगी, ठीक है। द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इन टी ऑल्सो एंडेड। 1833 के चार्टर में कंपनी के ट्रेड की सारी मोनोपोली, यानी कि मान लीजिए जो कॉटन से रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड है, पोर्सलिन मतलब पोर्सलिन तो नहीं लेकिन सॉल्ट पीटर से रिलेटेड है, या जितना भी ट्रेड है, ठीक है, उसमें केवल चाइना का ट्रेड और चाय का ट्रेड, इन दो ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी जो है वो ओपन कर दिया गया था, ठीक है, बाकी यूरोपियन और ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। लेकिन 1833 में कंपनी से सारे ट्रेडिंग राइट छीन लिए गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी 1773 में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही थी,
1833 में उसके सारे ट्रेडिंग राइट छीन लिए गए और अब वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई 1833। ठीक है, इस तरह ईस्ट इंडिया, और नाम भर की एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के दम पे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सर पर कौन बैठा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो 20 साल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया गया कि चलो आप जो है वो अपॉइंट कर लो सिविल सर्वेंट्स को, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने नाम पर चला लो सिस्टम को। लेकिन ये बात सबको क्लियर थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अब उसके हाथ में जो है वो कमांड आ गई, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कमांड जो है वो आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं ब्रिटिश क्राउन के नाम पर इंडिया में। ठीक है, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट वाज मेड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज अगेन फिक्स टू 4। पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 बंदे रखे गए, आप मुझे बताएंगे किस एक्ट से। फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 बंदे किए गए, आप मुझे बताएंगे किस एक्ट से। अब फिर बढ़ाकर 4 कर दिए, चौथा बंदा जो है वो ऐड किया गया, लेकिन उसको सारी शक्तियां नहीं दी गई, यानी कि उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन वो लेजिस्लेशन में काम जरूर कर सकता है। तो वो एक लॉ मेंबर ऐड किया गया, कौन? लॉर्ड मैकॉले के नाम से। ठीक है, और उसको इंडिया भेजा गया, क्योंकि देखिए जो ऑपोजिशन है वो कह रहा था कि इंडिया में अब ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया जाए। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन अगर इंडिया में आएगा तो ब्रिटिश क्राउन कोशिश करेगा कि इंडिया में एक बहुत स्ट्रीमलाइंड शासन हो हमारा, राइट। दैट मीन्स जितने भी कानून हैं वो कोडिफाई हो जाएं। ठीक है, तो कानूनों को कोडिफाई करने के लिए मैकॉले को अपॉइंट किया गया। मैकॉले को बोला गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स और उसके अलावा मतलब सीआरपीसी हो गया, आईपीसी वगैरह, इन सब के ड्राफ्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ठीक है, और एजुकेशन के लिए काम करना जो है वो थोड़ा बहुत शुरू कर दो, यानी कि अब हमें ब्रिटिश, ये बात तो तय थी कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो आएगा, क्लियर नहीं था कि ब्रिटिश क्राउन कब आएगा। 20 साल के लिए तो नहीं आएगा, एटलीस्ट 20 साल के लिए नहीं आएगा, लेकिन तैयारी करने के लिए उन्होंने चौथा बंदा मैकॉले जो है वो भेज दिया। ठीक है, which had been reduced by Pitt's India Act 1784. However, fourth member was not entitled to act as a member of council except for legislative purposes. The fourth member of the council for the first time was Lord Macaulay. He was the law member, और अब ये ड्राफ्ट तैयार कर रहा था किसके लिए? सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह के लिए। ठीक है, पिनल कोड, मतलब कोडिफाई कर रहा है वो कानूनों को ये, क्योंकि 1853 के बाद ना जाने कब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाए। 1853 तक तो नहीं आएगा, ठीक है, वहां पर तो बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल का चार्टर दे दिया ना उन्हें। ठीक है, 1853 के बाद जो है वो कभी भी आ सकता है, तो तब एक कोडिफाइड सिस्टम हो, उसके लिए अपॉइंट किया गया लॉर्ड मैकॉले। द एक्ट मेड एन अटेम्प्ट टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। India's first law commission was set up under Charter Act of 1833 and Lord Macaulay was made its chairman. 1833 पहला लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया जिसने कानूनों को कोडिफाई करना शुरू किया गया। तो अभी तक, अब सवाल बनेगा कि अभी तक कौन से कानून चल रहे थे, राइट? तो भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर मनुस्मृतियां या अन्य स्मृतियां, ठीक है, और मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर चल रही थी उनके शरिया के कानून। ठीक है, The British Parliament as a supreme body retained the right to legislate for the British territories in India and to repeal the acts. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर बैठा है, ठीक है, सुप्रीम बॉडी की तरह। मैंने आपको बोला ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है, राइट। Further, this act provided that all laws made to be laid before the British Parliament and were to be known as act. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लेजिस्लेशन या कोडिफाई करने के लिए शक्ति जो है वो दी गई इंडिया की गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रिटिश, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट है इंडिया में। लेकिन एक प्रोविजन ऐड किया गया कि जो भी लेजिस्लेशन प्रिपेयर करेंगे उसको रेटिफाई या एसेंट देने का काम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, और तब जाकर ही वो एक्ट कहलाएगा, उससे पहले नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में बैठी है वो एक्ट नहीं बना सकती। वो केवल, आप ये मान के चलिए, वो कमेटी बिठाएगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, वो रिपोर्ट जो है वो प्रपोजल लिख कर देगी या रिकमेंडेशंस लिख कर देगी या एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में जाएगा, उस पर बहस होगी और तब जाके कानून पास होगा। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइडेड अप्रूवल फॉर द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। अब 1833 में
1833 में बोल दिया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन जो है वो मतलब एग्जामिनेशन होना चाहिए, केवल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ही सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने पे हेजीमनी क्यों हो, सभी के लिए ओपन कर दो। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो गुस्सा हो गए, वो कहने लगे तुमने ट्रेडिंग राइट भी छीन ली हमसे, हमारे डिविडेंड तुमने केवल फिक्स कर रखे हैं, सभी पर ऑडिट कर रहे हो तुम, ठीक है, कमाई हमारी घट गई है और सिविल सर्वेंट्स तो एटलीस्ट हमें खुद अपॉइंट करने दो अपने, ठीक है। तो ये प्लान जो है वो टाल दिया गया। चलो कोई बात नहीं, 20 साल बाद देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज टू नॉमिनेट 4 times द नंबर ऑफ पर्संस टू बी रिक्रूटेड, एन ओपन कंपटीशन वाज टू बी हेल्ड अमंग दीज, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे कि जितने मतलब मान लीजिए अगर 100 लोग रिक्रूट करने हैं तो वो 20 times जो है वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, सॉरी नॉट 20, 4 times नॉमिनेट करेंगे और फिर उनमें से टेस्ट होगा, प्रॉपर उनको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो अपॉइंट होंगे। लेकिन नॉमिनेशंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ही आएंगे, राइट। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको पूरी तरह मानने से मना कर दिया। इंपैक्ट देखते हैं एक्ट का क्या है, बट दिस वाज द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। The Charter Act of 1833, by abolishing the company's commercial monopoly altogether, completed the earlier step in regard taken by the Charter Act of 1813. So, Charter Act of 1813 में जो काम शुरू किया गया था कंपनी के ट्रेडिंग राइट छीनने का, वो 1833 में कंप्लीट हुआ। सो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कंफ्यूजन एंड इम्परफेक्शन इन द लॉज वर रिमूव्ड बाय अरेंजिंग अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ लॉ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो लॉ मेकिंग जो है वो जज मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जजेस जो है, मजिस्ट्रेट वगैरह जो है बहुत कंफ्यूजन में रहते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति को माने, मनुस्मृति को माने, कुरान को माने, हदीस को माने, शरिया को माने, समझ रहे हैं, तो कंफ्यूजन था। तो एक कोडिफाइड लॉज जो है वो होना बहुत जरूरी था, राइट। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, द लॉ कमीशन अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1833 विद मैकॉले, द फर्स्ट लॉ मेंबर prepared the Indian Penal Code, which as Alfred Lyle कौन है, he was a British civil servant और पोएट भी रहे हैं, is a standing tribute to Macaulay's legal acumen and proficiency, ठीक है। तो यहाँ पर मैकॉले की बढ़ाई की गई है, लेकिन मैकॉले माइन्यूट 1835 में जो आया उसने समस्याएं भी बहुत खड़ी करी, ठीक है। मैकॉले माइन्यूट क्या है, जब एजुकेशन का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर बात करेंगे उस पर, राइट। Besides the penal code, the commission codified civil and criminal procedures. तो CPC, CRPC, IPC को कोडिफाई किया गया, लेकिन आप मुझे बताएंगे ये तीनों लागू कब हुए हैं, ठीक है। CPC, CRPC और IPC कब जो है वो लागू हुए हैं, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश शासन में, राइट। लेकिन उनका अर्ली ड्राफ्ट जो है वो लॉ कमीशन ने एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। These codes simplified the substantive procedural laws of the land, right। जो procedural laws हैं मतलब क्योंकि उनमें confusion थी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना बहुत सारी स्मृतियां हैं, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो शिया लॉज अलग हैं, सुन्नी लॉज अलग हैं, सुन्नी में भी हनफी अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब अलग अलग सेक्ट्स के लॉज अलग अलग है, कंफ्यूजन बहुत थी। सो एक कोडिफाइड सेट ऑफ लॉज होना जरूरी था अगर एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाना है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाने की नेसेसिटी क्यों है, ताकि ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट फिट हो सके और ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट अच्छे से काम कर सके। तो जबकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्मूथ सिस्टम, कोडिफाइड सिस्टम सभी के लिए अच्छे से काम करे, बट इट वाज स्टिल एक्सप्लॉयटेटरी इन नेचर। ये सभी कानून CPC, CRPC, IPC इन सबको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी केसेस में आपको क्लियरली दिख जाएगा, ऐसे एविडेंसेस आपको नजर आ जाएंगे कि IPC, CRPC को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो जस्टिस सिस्टम है, राइट, जो गवर्नेंस के 3 ऑर्गन्स है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या बोलते हैं जुडिशरी, इनको इस्तेमाल किया गया है एक कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये गवर्निंग के 3 ऑर्गन ना होकर एक्सप्लॉयटेशन के 3 ऑर्गन आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे आगे इस पॉइंट को। द एक्ट बाय अबॉलिशिंग द डिस्टिंक्ट, बिकॉज इट्स अ मेंस का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल में भी बन जाता है और आपको मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन है, इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देनी आपको आनी चाहिए, अगेंस्ट में भी, दोनों में। द एक्ट बाय अबॉलिशिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स बाय रीजन ऑफ कास्ट, बर्थ, रेस और रिलीजन इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
to services of company had done away the most of glaring injustice done by Lord Cornwallis, the Charter Act of 1793, by excluding Indians from high posts of company service, right? तो एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1833 का, कि भारतीयों मतलब विदाउट कंसिडरिंग द रेस, कास्ट, इन सबको कंसिडर नहीं करना, सभी के लिए जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज ओपन की जाए, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इसी से रिलेटेड जो है वो एक कानून भी पास हुआ है, और इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के किस लीडर के साथ मिलके अंग्रेजों ने ये कानून जो है वो बनाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मुझे तुरंत कमेंट में जवाब देंगे। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, was also a very commendable feature of Act of 1833। स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। इसके बाद ओपन मार्केट्स में, भारतीय ओपन मार्केट्स में बच्चों को, स्लेव्स को बेसिकली बेचा जाना अवैध घोषित कर दिया गया, बट स्टिल स्लेव्स बेचे गए, बट धीरे धीरे स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हुई है। आज अगर आप कभी गांव में कहीं जाते हैं, कहीं ट्रेड फेयर लगता है, कहीं मेले लगते हैं, तो आपको जो है वो बहुत सारी दुकानें लगी हुई दिखेंगी, स्लेव्स बिकते हुए नहीं दिखेंगे, आपको जानवर बिकते हुए नजर आएंगे। पहले उन्हीं जानवरों की तरह इंसानों को भी बेचा जाता था, लेकिन ये अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट के जरिए वो बंद हुआ। नेक्स्ट, यूरोपियंस वर नाउ परमिटेड टू एक्वायर लैंडेड प्रॉपर्टी इन इंडिया। यहां से खेल जो है वो प्लांटेशंस का शुरू हुआ है, ठीक है, प्लांटेशंस का, क्योंकि अब यूरोपियंस को बड़े लेवल पर लैंड एक्वायर करना है, क्योंकि लैंडलेस मजदूर क्रिएट किए गए इकोनॉमिक सिस्टम से। अब वो लैंडलेस जो मजदूर हो गए हैं, वो जमीनें किसको बेची जाएंगी, तो वो यूरोपियंस को बेची जाने लगी जमीनें। अब यूरोपियंस ने कई कई सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो इंडिया में खरीद ली, और उन पे प्लांटेशंस खोल दिए, इंडिगो के प्लांटेशंस खोल दिए, ठीक है, ओपियम अफीम की खेती कराई जाने लगी, या अन्य जो भी कैश क्रॉप्स है उनकी खेती कराई जाने लगी, और जो लैंडलेस मजदूर इकट्ठा हुए इंडिया में, उनसे ये खेती कराई जा रही थी, राइट। This gave a spur to indigo cultivation by Europeans by acquiring landed properties in rural areas of India, particularly in Bengal. With the increase in indigo cultivation, there was an increase in inhuman torture of indigo cultivators who were compelled to cultivate indigo in their paddy lands. तो जहां पर पहले खाद्य, समझ रहे हैं, खाने वाली जो यानी कि क्रॉप्स उगाई जा रही थी, फूड क्रॉप्स उगाई जा रही थी, वहां पर अब कैश क्रॉप्स उगाई जा रही, वो भी जबरदस्ती इंडेंचर्ड लेबर करवाया जा रहा है, मरते दम तक लेबर कराया जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी जा रही है भागने वालों पर। तो आप मुझे बताएंगे जो अगर भाग जाता है तो वो भागे ना कोई भी प्लांटेशन को छोड़कर, तो उससे रिलेटेड कानून जो है वो अंग्रेजों ने कौन सा बनाया, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताएंगे ऐसे पीजेंट्स मूवमेंट जो इंडिगो प्लांटेशंस जो एस्टेब्लिश हुई हैं, इनके खिलाफ अगर कोई पीजेंट मूवमेंट हुआ है या अगर कोई भी मूवमेंट हुआ है तो मुझे बताएंगे वो कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। both 18th century, sorry not 18th but both mid 19th century as well as 20th century का भी इस तरह के प्लांटेशन में कौन सा मूवमेंट हुआ है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। ये सेंचुरी वाइज जो मैंने बांटा है ना, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी सेंचुरी वाइज बांट देता है और आप फंस जाते हैं, ठीक है। दिस चार्टर, क्योंकि आपको 19th वाला याद होता है, 1858 वाला, ठीक है, आपको 20th वाला याद ही नहीं होता, सवाल में 20th लिखा होता है, आप 1858 वाले पे टिक कराते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अच्छे से लगाई है पीजेंट मूवमेंट वाली, उनको इन सवालों के जवाब पता होंगे, वो कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। दिस चार्टर ऑल्सो परमिटेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोविंस कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद आगरा एंड द नेबरिंग एरियाज। आगरा जो है वो पंजाब वाले रीजन में भी है एक आगरा, ठीक है, एक तो दिल्ली के नजदीक है, पंजाब वाले रीजन में भी है, लेकिन ये कभी एनडब्ल्यूएफपी बन ही नहीं सका, ठीक है। द प्रोविंस हाउएवर नॉट क्रिएटेड, 1901 में जाकर बना ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये अफगानिस्तान के साथ बफर की तरह बनाया जा रहा था, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि क्या बोलते हैं, एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1833 के आसपास कब हुई है, ठीक है, उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे आप इसे, इस प्रोविजन को, ठीक है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या बोलता है। 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था 1833 से, राइट। 53 में देखते हैं पॉइंट क्या है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब देखिए 1857 में रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, ठीक है। और इससे जो है वो ब्रिटिश क्राउन का सेशन एस्टेब्लिश हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में अगर 20 साल के लिए राइट्स और दिए जाते, टेरिटोरियल राइट्स अगर और दिए जाते 20 साल के लिए, तो अगला चार्टर या तो 1873 में आता
या उस चार्टर की जगह फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता, लेकिन वो 1873 में होना था। बट 1853 में जो चार्टर आया उसमें 20 साल स्पेसिफाई नहीं किया गया। उसमें कहा गया कि फॉर अ टेम्पररी पीरियड या इंडेफिनिट पीरियड के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटोरियल राइट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए जाते हैं। उसमें फिक्स नहीं किया गया कितने साल। और फिर 1853 से 57 में जो है वो रिवॉल्ट हो गई और 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। हाउ कन्वीनियंट। तो यहां पर यह सवाल बनता है कि क्या रिवॉल्ट होना किसी एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा था या नहीं। ठीक है, तो खैर इस पर हम ऑप्शनल लेवल पर जाएंगे तो वहां पर ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगे, बट स्टिल एक काफी जो है वो इंट्रूगिंग सा पॉइंट है। ठीक है, हाउएवर अनलाइक अदर चार्टर एक्ट्स, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया मेरे सेशंस को तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अनलाइक other charter acts in past, it did not fix any time limit for continuance of administration of the company in India। 20 साल टाइम फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, बाकी सभी चार्टर में 1600 से 20 साल जो है वो टाइम फिक्स था। The act provided that the Indian territories will remain under the governance of company until the parliament otherwise directed। जब तक पार्लियामेंट अलग कोई कानून ना बना दे तब तक कंपनी शासन करती रहेगी। पार्लियामेंट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया, जिसकी तैयारी वो 1833 से कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया है, इसके बाद लाइन से कानून आए हैं 1858 में भी, 59 में भी, 60 में भी, 61 में भी। काउंसिल्स एक्ट से पहले भी कई सारे एक्ट आए हैं जिसमें सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये सब लागू हुए हैं। ठीक है, और फिर काउंसिल्स एक्ट आया 61 का। राइट, मेन प्रोविजंस देखते हैं चार्टर एक्ट के क्या क्या थे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज एक्टिंग एज गवर्नर ऑफ बंगाल सिंस द बिगिनिंग। ठीक है, पहले वो गवर्नर था बंगाल का, फिर वो गवर्नर जनरल बना बंगाल का, फिर वो गवर्नर जनरल बना इंडिया का। बट दैट पर्सन जो भी गवर्नर जनरल रहा वो गवर्नर ऑफ बंगाल की तरह एक्ट कर रहा था। अब एक गवर्नर ऑफ बंगाल अलग अपॉइंट किया गया और गवर्नर जनरल उसके ऊपर बैठा। ठीक है, और वो गवर्नर जनरल काउंसिल को हेड कर रहा था। बंगाल का गवर्नरशिप जो है वो किसी डिफरेंट सेपरेट गवर्नर के हाथ में आ गया। आप मुझे बताएंगे हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, इट मार्क द बिगिनिंग, मतलब not the first governor of Bengal but under governor general। it marked the beginning of parliamentary system in India। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में पहली बार एक मिनी पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। बिकॉज द गवर्नर जनरल काउंसिल्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस वर क्लियरली डिमार्केटेड। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपको अलग होती हुई नजर आएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो आपको पहली बार 1853 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होती हुई नजर आएगी और वो अलग अलग काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको जो है वो ऊपर नजर आएगा, कहां पर? काउंसिल लेवल पर। Right. Next point, Charter Act of 1853 marked the expansion of Council of Governor General for legislative purposes. Right. So काउंसिल को बढ़ाया गया उसमें, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जा रही थी। फोर्थ मेंबर वाज प्लेस्ड एट एन इक्वल स्टेटस विद अदर मेंबर्स। जो लॉर्ड मैकॉले यानी लॉ मेंबर वाला जो फोर्थ मेंबर था उसको वोटिंग राइट भी दिए गए। ठीक है, इक्वल सेट किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड 6 मेंबर्स नाउ एक्सपेंडेड टू 12 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो 12 हैं। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कितने हैं? 4 है, लेकिन चौथे को जो है वो क्या दिया गया? फुल राइट दिए गए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर कौन है? गवर्नर जनरल। ये ध्यान रखने का पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 deprived the court of directors of its right of patronage to Indian appointments and civil services was thrown in 1854 for open and fair competition। So 1833 में ये पॉइंट रखा गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज को अपॉइंट ना करें, ये सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में अपॉइंट ना करें या ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को इंडिया में अपॉइंट ना करें। ठीक है, लेकिन उस समय यह पॉइंट पूरी तरह जो है वो अप्लाई नहीं किया गया था। वहां पर क्या कहा गया था कि जितनी भी पोस्ट हैं उसके 4 गुना जो है वो क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और फिर उस पर टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को उस समय लागू नहीं किया गया था, लेकिन 1853 में
पूरी तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ये छीन लिया गया, नॉमिनेट करने का राइट भी नहीं रहा उनके पास। तो अब आप देख रहे हैं कोर्ट 1853 तक आते आते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीन से बाहर हो चुका है। अब बहुत आसानी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले म्यूटनी हो गई, या अंग्रेजों ने कहा म्यूटनी और हमने कहा रिवॉल्ट, राइट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 डिप्राइव्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इट्स राइट ऑफ पैट्रोनेज, राइट। पैट्रोनेज नहीं दे सकते, अब वो पैट्रोनाइज नहीं कर सकते, अपनी तरफ से सर्वेंट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो है वो एक फेयर कंपटीशन होने लगा 1853 के बाद। इंडियन सिविल सर्विसेज के जो है वो अब एग्जामिनेशन होने लगे, ठीक है, या इंपीरियल सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होने लगे। द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वाज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, और भारतीय भी अब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस फ्रॉम 24 से 18। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 लोग थे, उससे 18 कर दिए गए। 18 में भी 12 जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं, या 12 जो है वो नॉमिनेट होंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा, और 6 नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द क्राउन। मैंने आपको बोला ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट कर रहा है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है? दोज पीपल वर शेयर होल्डर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब क्या है? केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कमर्शियल राइट तो उसके पास रहे नहीं, ठीक है। सो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, मतलब वो पूरी तरह कमजोर है, और उसको तोड़ने के लिए 24 से 18 कर दी गई सीट, और 18 में भी 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और 6 जो है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से समझिएगा इन्हें। नेक्स्ट, पावर वॉज गिवन टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू कंस्टिट्यूट अ न्यू प्रेसिडेंसी। नई प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जरूर सेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। For the first time, local representation was introduced into Indian Legislative Council in the form of 4 members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and Agra. आगरा में प्रेसिडेंसी नहीं थी, लेकिन एक क्या बोलते हैं, रीजेंट जरूर बैठता था, तो रीजेंसी थी आगरा की। तो आगरा की रीजेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी से पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड कर दी गई काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की गई 12 मेंबर्स की। तो इनमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा के बंदे बिठाए गए और बोला गया कि आप अपने हिसाब से कानून बनवाओ, ठीक है। इंपैक्ट देखते हैं क्या है एक्ट का। द एक्ट ऑफ 1853 स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन द टू ओपिनियंस voiced before the renewal of the act, namely one which wanted the company to retain the authority over its territories and other which wanted the crown to step in, ठीक है। सो 1833 से ये आवाज उठी थी ना कि क्राउन आ जाए शक्ति में, दूसरी साइड कह रहे थे कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बना रहना चाहिए। तो उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया गया, क्योंकि काफी हद तक क्राउन अपने हाथ में जो है वो शासन ले चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन ले चुका था, लेकिन स्टिल जो है वो नाम अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बरकरार था, ठीक है। तो एक बैलेंस आ गया। The act allowed the company to retain its authority over its territories not for another 20 years or specified time, but until the parliament. So जैसे कि सभी चार्टर बोल रहे थे कि 20 साल बढ़ा दो, 20 साल बढ़ा दिया आपका टेरिटोरियल राइट, 20 साल बढ़ा दिया आपका टेरिटोरियल राइट। 1793 से 1833 तक तो हमने देखा है। 1853 में ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं रखा गया, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर reduced from 24 out of 18, 6 were the crown nominees. Both the views were more or less the act of 1853. The directors also lost their privilege of patronage. तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताई ही दी, ठीक है। अब वो पैट्रोनाइज नहीं कर सकते सर्वेंट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, उनकी संख्या भी घटा दी, 6 बंदे क्राउन के भी बिठा दिए, ठीक है। और वैसे भी जो प्रोप्राइटर्स हैं उनको अब डिविडेंड फिक्स कर रखा है उनका, लेकिन कमर्शियल राइट्स तो है ही नहीं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उनको केवल पैसे मिले जा रहे हैं, राइट। The defect क्या है Act of 1853 was its exclusion of Indians from Legislative Council, and Sir Bartlefair's apt remark is worth quoting: the perilous experiment of continuing to legislate for millions of people with few means of knowing except by rebellions whether the law suits them or not, right? So देखिए, भारतीयों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आप लेजिस्लेशन में, आप कोई भी कानून बनाकर भारतीयों पर थोप दे रहे हैं। आपको कैसे पता चल रहा है कि वो कानून काम करा है नहीं किया? जब भारतीय उसका लड़ झगड़ कर, रिबेलियन से पता चल रहा है आपको, ठीक है। नोइंग एक्सेप्ट बाय रिबेलियन, ये कह रहे हैं कौन? सर बार्टलफेयर। बार्टलफेयर कौन है? सिविल सर्वेंट ही है ये भी, राइट। ये कह रहे हैं कि आपको कानून के बारे में पता चल रहा है जब रिबेलियन हो रहा है। तो अगर रिबेलियन नहीं हो रहा है तो कानून ठीक है, रिबेलियन हुआ तो कानून गलत है, तब जाके तो आप चेंज कर रहे हैं। यानी कि आपने अपर लिमिट क्या रखी है? जब सामने वाला हथियार ना उठा ले।
और आप उनको हथियार ना उठा सकें, ये स्थिति आप हमेशा से बनाए जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी को इतना कमजोर कर चुके हैं, उनकी रॉयल क्लास को तोड़ चुके हैं, उनकी जमींदार क्लास को तोड़ चुके हैं, आप एक लॉयलिस्ट वर्ग क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, सो ये जो पेरिलियस एक्सपेरिमेंट है यानी हजार्डस है ये, ठीक है, ये ज्यादा लंबे समय तक काम जो है वो नहीं कर सके। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी ह्यूज डिफेक्ट ऑफ, और इसी के लिए जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट लड़ता रहा कि भैया रिप्रेजेंटेशन हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, राइट। तो यहां पर आके हमारा ये सेशन खत्म होता है। इस सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट आपको चाहिए तो मेरा डेफिनेटली कोड यूज कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अब 1858 के आगे की कहानी क्या है। आई होप आपको अभी तक का ट्रेंड समझ आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।